Hello everybody, I am Mr. D.R. Karmakar, an instructor of English, going to start today's class with very best wishes for you. Today I will teach you a very important topic, and this is used for day-to-day speaking, and the name of the topic is Bhav of non-action, or we can say non-action bhav. Then let's start today's topic. Non-action bhav. Non-action bhav. By the name we can understand what kind of bhav it is. Non-action, I mean bhav with no action. There are lots of lexical bhavs which has actions, but this kind of bhav has no action. They only indicate the state, quality and the position of subject. प्यारे दोस्तों, आज हम नॉन एक्शन भाव के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डे टू डे स्पीकिंग के लिए। ये बहुत यूजफुल है। हम लोग अपने दैनंदिन बोलचाल के भाषा में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा। नॉन एक्शन अर्थात बिना एक्शन वाला, बिना कार्य वाला। नॉन एक्शन भाव तीन चीज को इंडिकेट करता है। ये एक्शन तो बताता नहीं, इसका नाम से ही हम समझ रहे हैं कि इसमें नॉन एक्शन लिखा है, अर्थात इसमें कोई एक्शन नहीं है। तब क्या है इसमें? इसमें है स्टेट, इसमें है क्वालिटी और इसमें है पोजीशन। अर्थात नॉन एक्शन भाव सब्जेक्ट का स्टेट, सब्जेक्ट का क्वालिटी और सब्जेक्ट का पोजीशन को बताता है। स्टेट का मतलब अवस्था, क्वालिटी का मतलब विशेषता और पोजीशन का मतलब जगह। जब हमें ऐसी कुछ बात मिले, ऐसे कुछ सेंटेंस मिले जिससे ये इंडिकेट रहे कि सब्जेक्ट क्या है, अर्थात स्टेट से, अवस्था से हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी या विशेषण से समझते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, और पोजीशन या जगह से समझते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है। अर्थात जो भार्ब एक्शन को बिना बताए किसी सब्जेक्ट का स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन अर्थात अवस्था, विशेषता और जगह का बोध कराता है, उसे नॉन एक्शन भाव कहते हैं। नॉन एक्शन भाव का दूसरा नाम है भाव टू बी। इससे आप लोग शायद परिचित होंगे। नॉन एक्शन भाव इज कॉल्ड भाव टू बी, इट्स अनदर नेम और इट्स नेक्स्ट नेम इज भाव टू बी। तो नॉन एक्शन भाव ये तीन चीज को इंडिकेट किया। जब हम ये समझे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है और सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये तीन चीज को जब हम समझते हैं तो हमें समझना चाहिए
कि वो भाव ऑफ नॉन एक्शन है। अब भाव ऑफ नॉन एक्शन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट एक्सप्रेशन, प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव। सेकेंड वन, दूसरा है पास्ट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव। एंड तीसरा है फ्यूचर एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्शन, नॉन एक्शन का भेद। नॉन एक्शन को हमने 3 भागों में विभाजित किया, प्रेजेंट एक्सप्रेशन, पास्ट एक्सप्रेशन एंड फ्यूचर एक्सप्रेशन। अब हम इन तीनों में से पहला जो है प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। Then dear friends, now I am going to tell you about the first classification of non-action, that is present expression of non-action bhav. Let's have a discussion. Present expression of नॉन एक्शन भाव। अब चलिए प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये नॉन एक्शन भाव का पहला क्लासिफिकेशन रहा, ये सब्जेक्ट का, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का प्रेजेंट स्टेट, सब्जेक्ट का प्रेजेंट क्वालिटी और सब्जेक्ट का प्रेजेंट पोजीशन, ये 3 चीज के बारे में बताता है। अर्थात प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव से हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है और सब्जेक्ट कहाँ है। अब इसको हम कैसे समझें? हर चीज को समझने के लिए हिंदी का आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान और उसका ऑर्डर ऑफ वर्ड्स याद रखना जरूरी है, जो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो आप चलिए हम बताएं रहे हैं कि ये भाव प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव का आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन आई मीन पहचान। इसका पहचान यह है कि जब आपको कहीं कोई हिंदी सेंटेंस में संज्ञा या तो विशेषण, संज्ञा या तो विशेषणवाचक शब्द के बाद अगर आपको है या होता है
या लगता है या रहता है। कोई नाउन या तो एडजेक्टिव अर्थात संज्ञा या तो विशेषण के बाद अगर किसी वाक्य के अंत में है, होता है, लगता है या रहता है मिले, तब हमें समझना चाहिए कि वो है प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव। इसमें ग्रुप का एक एक शब्द सिर्फ लिखा हुआ है। जैसे है ग्रुप में है, हैं, हो, हूँ, ये सब हो सकता है। होता है में होता है, होती है, होते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं। इस तरह ग्रुप में से एक एक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक एक लिखा हुआ है। तो आप अगर ऐसा आइडेंटिफिकेशन आपको मिलता है तो उसका ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इस तरह का होगा कि इसको बनाने के लिए हम S1, S2, S3 प्लस M is R प्लस अदर वर्ड्स, इस ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से अगर शब्दों को रखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट सेंटेंस अर्थात मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इस तरह का वाक्य हम अपने दैनंदिन बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत यूज करते हैं। तो इसलिए इसको अधिक ध्यान देना है, अच्छा से सीखना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका विस्तृत और आगे और अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ फिर हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे। रेस्ट इन द नेक्स्ट। थैंक यू।